Students, let us continue the chapter Demand and Law of Demand. Today's topic, we will discuss about the exceptions to the law of demand. Okay, so in case of law of demand, we have studied what we have studied in case of law of demand. We have studied that there is an inverse relationship between प्राइस एंड डिमांड. ठीक है ना, प्राइस एंड डिमांड के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये हम लोगों ने पढ़ा था. विच मीन्स दैट इफ प्राइस राइजेस डिमांड ऑलवेज डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस फॉल्स डिमांड ऑलवेज इंक्रीजेस. दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. बट व्हाट हैपेंस, दिस रूल डज नॉट ऑलवेज ऑपरेट. देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस जहां पे ये बिल्कुल उल्टा होता है. यू मे फाइंड इन सर्टेन केसेस दैट डिमांड इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन द प्राइस एंड डिमांड डिक्रीजिंग विथ द डिक्रीज इन प्राइस. सो दैट विल बी एब्सोल्युटली जस्ट रिवर्स ऑफ दिस. यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है और मैं जो कह रहा हूं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस के घटने से डिमांड घट जाता है, वो बिल्कुल इसका रिवर्स है. तो वहां पे आपको ना पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा. यू विल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. That is, if price increases, demand also increases. If price decreases, demand also decreases. And these situations are called exceptions to the law of demand. इनको हम लोग exceptional situations कहते हैं. तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे ये एक्सेप्शनल केसेस आता है. तो आइए सबसे पहले एक चीज और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूं. जब लॉ ऑफ डिमांड था तो आपको याद होगा कि हमारा डिमांड कब ऐसे बिहेव करता था. इट वॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इस तरफ आ रहा था. इट वॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप विल ऑल्सो शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड. अब अगर मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात करूं तो यू विल फाइंड इन दिस केस कि हमारा डिमांड कब ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स. तो जितना भी एक्सेप्शनल केसेस होता है उसमें डिमांड कब ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ये दिमाग में रखना है. क्लियर? यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. आगे बढ़ता हूं. अब मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस बताता हूं कि एक्सेप्शनल केसेस में क्या क्या आता है. तो बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल. अभी आप तुरंत समझ जाओगे. एक बार और मैं कह देता हूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द नोट्स ऑफ ऑल दीज, सो प्लीज व्हाट्सएप मी. मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड द व्हाट्सएप नंबर. सो वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप करो. आई विल सेंड यू द नोट्स फॉर ऑल दीज टॉपिक्स. ठीक है, तो मैं यहां पे करूंगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. इसमें सबसे पहले आता है गिवन गुड्स. नाउ बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गिवन गुड्स क्या होता है? तो गिवन गुड्स एक इंफीरियर गुड्स होता है. इट इंक्लूड्स इंफीरियर गुड्स. और ये इंफीरियर गुड्स बेसिकली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है. पुअर पीपल इसको इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करते हैं. और ये सबसे पहली बार ये जो गिवन गुड्स है, गिवन गुड्स का नाम कैसे पड़ा? तो गिवन गुड्स का नाम पड़ा है
सर रॉबर्ट गिफिन से। ठीक है, गिफिन गुड्स पे एक काफी डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज्यादा एक लंबा वीडियो मैंने बनाया है, एक उसका पूरा क्लास मैंने किया, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा। आप लोग गिफिन गुड्स का वो क्लास जरूर अटेंड कीजिए, वो वीडियो जरूर देखिए, तो गिफिन गुड्स का कंसेप्ट बिल्कुल ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ गिफिन गुड्स पे ही है। तो फिलहाल मैं यहां पे आता हूं और इसको समझता हूं कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कैसे है। तो यू सी, गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, दे आर basically consumed by a poor section of the society, and who has discovered those goods? Sir Robert Giffen। ठीक है, अब ये होता क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंफीरियर गुड्स का यहां पे एग्जांपल लेता हूं, मेज, बाजरा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, वो उनके नसीब में राइस, व्हीट ये नसीब में नहीं होता है, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा होता है। तो बेसिकली वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मेज एंड बाजरा पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, मेज एंड बाजरा को कंज्यूम करते हैं। अब सवाल है, ध्यान से समझना, जैसे ही मेज और बाजरा का प्राइस घट जाता है, मान लो मार्केट में मेज और बाजरा का प्राइस घट जाता है, तो गरीबों के जेब में कुछ पैसे बच जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेज, एक पुअर हाउस होल्ड है, वो मेज पहले 5 kgs खरीद रहा था और पर केजी वो 10 रुपए में खरीद रहा था। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा था 50 रुपए। अब वो क्या कर रहा है कि इसका प्राइस जो है लेटेस्ट से 8 रुपया अगर हो जाए, तो 5 केजी मेज के लिए उसको कितना खर्च करना होगा? 40 रुपए। तो उसके जेब में कितने रुपए बच गए? 10 रुपए बच गए। ठीक से समझना बाबू, कंसेप्चुअल है। 10 रुपए बच गए। तो ये जो 10 रुपीज बच गया, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में रियल इनकम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल इनकम। सो व्हाट वी हैव लर्न? वी हैव लर्न कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी अगर डिक्रीज करता है, सो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। रियल इनकम बढ़ जाता है, इसको रियल इनकम कहते हैं। अब सवाल है, ये जो रियल इनकम बढ़ेगा, तो वो गरीब आदमी क्या करेगा? वो गरीब आदमी जो पहले व्हीट एंड राइस बेचारा नहीं खरीद पा रहा था, तो नाउ ही विल बी इन अ पोजीशन टू बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हीट एंड राइस। क्लियर? नाउ यू सी, पेट भरने के लिए एक लिमिट होता है। मैं पहले भी 5 किलो मेज खा रहा था, अब ये 10 रुपया बच गया, तो उस पैसे से मैंने व्हीट खरीद लिया, तो 5 किलो मेज से तो मेरा पेट भर जाता था। फिर अगर मैं व्हीट खाऊंगा तो पेट और ज्यादा भरेगा, यानी ये हेल्थ हैजर्ड कर देगा। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा? एक गरीब आदमी को क्या करना होगा? मेज जो पहले वो 5 किलो खरीद रहा था, उसको घटा के 3 केजी या 4 केजी करना पड़ेगा। ठीक है, वो मेज थोड़ा कम कर देगा और पेट को भरेगा किस चीज से? फिर व्हीट एंड राइस से। आई बात समझ में? तो यहां पे गिफिन ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, अरे यार ये तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? कि जैसे ही मेज का प्राइस घट गया, जैसे ही मेज का प्राइस घट गया, जो गरीब लोग हैं वो किधर शिफ्ट कर गए? उसका रियल इनकम बढ़ा तो वो शिफ्ट कर गए राइस में, और मेज का क्वांटिटी उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ये एक्सेप्शन हुआ ना, मेज का प्राइस घट गया तो मेज का डिमांड बढ़ना चाहिए था। यहां पे क्या हो गया? मेज का प्राइस घटने से मेज का डिमांड भी घट गया। यही तो गिफिन गुड्स है और यही एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। बात आ गई समझ में? यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं आता हूं सेकंड एक्सेप्शनल केस में। सेकंड एक्सेप्शनल केस है, एक चीज और मैं बता दूं यहां पे, तो गिफिन गुड्स में क्या रिलेशनशिप आपने तय किया कि अगर प्राइस घटता है
तो गिफन गुड्स का डिमांड भी घटता है। थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बाद में मान लो किसी समय मेज का प्राइस फिर से बढ़ जाए, अगर मेज का प्राइस फिर से बढ़ जाए, व्हाट विल हैपन? अब बेचारा का रियल इनकम तो कम हो गया, रियल इनकम रहा नहीं, अगेन दे हैव टू शिफ्ट टू मेज, और उसको मेज, अब पहले वो बेचारा 3-4 किलो खरीद रहा था, बाकी वो राइस से पेट भर रहा था, अब वो मेज का, जैसे ही मेज का प्राइस बढ़ जाए तो साथ साथ मेज का क्वांटिटी भी उसको बढ़ाना पड़ेगा, अब वो राइस खरीद नहीं पाएगा। तो यहां से क्या हो जाता है कि प्राइस अगर बढ़ जाए तो डिमांड भी बढ़ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गिवन गुड्स, बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड का विपरीत उल्टा। गॉट इट? अब आता हूं नंबर 2, दूसरा जो एक्सेप्शनल केस है वो है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, देखो बाबू, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो, इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी हम लोग कहते हैं, कि अपना जो रिचनेस है, अपनी अमीरी को वो दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह का दिखावा करने के लिए, आखिर वो दिखाना क्यों चाहते हैं? वो चाहते हैं मेरा सोसाइटी में, मेरा जो आसपास का जो रीजन है, यहां पे मेरा सोशल स्टेटस बना रहे, ठीक है, अपने रिचनेस को वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि जो आम आदमी जिस गुड्स को खरीदता है वो उसको नहीं खरीदता है, वो उन गुड्स को खरीदता है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है और आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, ताकि उसका सोसाइटी में ये शो हो कि दिस पर्सन इज रिच। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिच वुमेन ऑलवेज प्रेफर टू वेयर डायमंड रिंग्स, rich women always prefer to buy diamond jewelries, rich person always prefer to buy luxurious cars। जो मिडिल क्लास वाले हैं वो मैक्सिमम क्या खरीदते हैं? मारुति कार्स खरीदते हैं, लाइक वैगन आर खरीदते हैं, या फिर आप ऑल्टो खरीदते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो होंडा अमेज खरीद लेते हैं, स्विफ्ट डिजायर खरीद लेते हैं। लेकिन रिच पीपल जो है वो इनोवा खरीदते हैं, एसयूवीज खरीदते हैं अपने रिचनेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। तो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील में हम उस कमोडिटीज को डालते हैं विच इज अ सोर्स ऑफ शोइंग रिचनेस टू अदर्स, ठीक है। इसमें कौन सा कमोडिटीज आता है? कमोडिटीज which are sources of demonstrating richness को दिखाने के लिए। तो इनमें क्या होता है? इनका प्राइस जितना भी बढ़ेगा इनका डिमांड भी उतना ही बढ़ेगा। डायमंड इयररिंग्स का प्राइस जितना ज्यादा होगा वो रिच वुमेन उसको उतना ज्यादा परचेस करेगी। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं आता हूं थर्ड नंबर में, नंबर 3। लेट अस डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, नंबर 3। आइए इसकी पढ़ाई करता हूं। तो थर्ड नंबर पे आता है फ्यूचर expectations of higher price। future expectations of higher price, what does it mean? इसका मतलब है, सपोज आज आप घर पे बैठ के न्यूज चैनल देख रहे हैं और आपको एक खबर मिलता है कि कल से पोटैटो का प्राइस 5 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक से समझो बाबू, आज आप बैठ के न्यूज चैनल देख रहे हो और आपने पता किया, आपको पता चला कि कल पोटैटो का प्राइस बढ़ जाएगा, सपोज करो 10 रुपए से बढ़ जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप सीधे बैग उठाओगे और मार्केट की तरफ भागोगे।
और मार्केट पहुंचोगे तो जहां पोटेटो का मार्केट है वो कहेगा साहब अभी मान लो रेट चल रहा है 20 रुपए केजी, तो कल हो जाने वाला है 30 रुपया पर केजी। अब जैसे ही आप मार्केट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सर 22 रुपए में लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। तुम कहोगे अरे यार 20 रुपया रेट है, तुम 22 मांग रहे हो। बोला नहीं भैया हम 22 में बेचेंगे। तो तुम क्या करोगे एज ए कंज्यूमर, व्हाट विल यू डू? तुमको तो पता है कल 30 होने वाला है, तो तुम फिर भी उसको परचेस करोगे। तो एक्सेप्शन हुआ ना, 20 वाला पोटेटो आज 22 में मिल रहा है, 22 में मिल रहा है, फिर भी वी आर रेडी टू बाय। तो अगर ऐसा होता है कि फ्यूचर में हमें पता चले कि प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, then we will buy those commodities even at a higher price. Clear? This is all about future expectations of higher price. इसमें हमने क्या सीखा? More demand even at higher price. ठीक है? Even at higher price will demand more. Because हमें पता है कि आगे और भी प्राइस इसका बढ़ने वाला है। ठीक है, अब मैं नंबर 4 में आता हूं, इमरजेंसीज। क्या है ये इमरजेंसीज? वेरी सिंपल। सपोज करो वॉर हो गया या कोविड-19 जैसा कोई सिचुएशन आ गया, ये इमरजेंसीज होता है। उस समय कंज्यूमर्स को ऐसा लगता है, कंज्यूमर्स फील दैट देयर विल बी अ स्कैर्सिटी ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट। कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि ये जो कमोडिटी है ये मार्केट में इसका स्कैर्सिटी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। In that case, consumers are ready to buy those commodities at present even at a higher price. अगर मुझे ऐसा लगे कि कल युद्ध लगने वाला है और ये पोटैटो जो है उसका स्कैर्सिटी हो जाएगा, तो आज मैं मार्केट जाऊंगा और मार्केट में अगर पोटैटो का रेट बढ़ा हुआ मिले तो भी मैं उसको परचेज करूंगा। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। होपफुली आपको समझ आ गया। इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 में आता है वेवलेन इफेक्ट। क्या होता है वेवलेन इफेक्ट? वेवलेन इफेक्ट का मतलब होता है क्वालिटी प्राइस इफेक्ट। क्वालिटी प्राइस इफेक्ट ठीक से समझो, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट मी कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ए सोप। एक है लक्स और दूसरा है लक्स सुप्रीम। दोनों का क्वालिटी क्या है? सेम है। क्वालिटी ऑफ बोथ दीज कमोडिटीज आर सेम, सिर्फ नाम बदल दिया कंपनी, लक्स से लक्स सुप्रीम कर दिया। तो लोगों को ऐसा लगा, अच्छा लक्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लक्स का प्राइस है 50 रुपए का और लक्स सुप्रीम बिक रहा है 60 रुपए में। 10 रुपए प्राइस बढ़ा दिया, नाम में एक वर्ड जोड़ दिया और साथ में 10 रुपए इसका प्राइस बढ़ा दिया। तो लोगों को ऐसा लगेगा, जो आम कंज्यूमर्स है हमारे आपकी तरह, तो हम लोगों को ऐसा फील होता है कि चूंकि इसका प्राइस बढ़ा दिया है तो इनका क्वालिटी भी बढ़ गया होगा, साथ में इन्होंने नाम भी डाल दिया लक्स सुप्रीम, जबकि क्वालिटी क्या है दोनों का? सेम है। तो लोगों का ये साइकोलॉजिकल चीज है कि अगर प्राइस आप बढ़ा दो तो उनको लगेगा कि इनका क्वालिटी ठीक है, तो वो ज्यादा करके उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो लोगों का झुकाव अब किस तरफ आ जाएगा? लक्स सुप्रीम की तरफ। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन साहब ने इसको डिस्कवर किया था, तो दिस इज कॉल्ड वेवलेन इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस में आता हूं। नंबर 6 हो गया चेंज इन फैशन। बाबू बहुत सिंपल है, अभी तुरंत समझ जाओगे। चेंज इन फैशन क्या है? चेंज इन फैशन में क्या है कि सपोज करो देयर इज एन आइटम विच इज आउट ऑफ फैशन नाउ, जो फैशन से बाहर हो गया है, ठीक है। उसका प्राइस कितना भी कम हो जाए आप उसको नहीं खरीदने वाले। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस घटने से उसका डिमांड ज्यादा होना चाहिए। बट अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए तो उसका प्राइस अगर घट जाए तो आप उसका ज्यादा क्वांटिटी यू विल नेवर बाय। ये भी हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड।
तो ये 6 एक्सेप्शंस आपको मैंने समझाया। उम्मीद करता हूं दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू वांट द नोट्स ऑफ ऑल दीज एक्सेप्शनल केसेस और ऑल दीज टॉपिक्स, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर माय व्हाट्सएप नंबर। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, तो अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं अगले टॉपिक में, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, चलिए चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, 2 केसेस होता है। एक बाबू होता है डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड शिफ्ट, और एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट को कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या क्या, ये किस सिचुएशंस में अराइज होता है? ठीक है, नंबर 1 सबसे पहला रहता है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, बट अदर फैक्टर्स चेंज। अदर फैक्टर्स यानी प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होता है, लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फैशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी अदर फैक्टर्स है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। क्लियर? एंड व्हाट हैपेंस, डिमांड कर्व, इसके चलते डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व शेप्स राइटवर्ड्स। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करता है, राइटवर्ड्स। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। आइए देखिए, ये बाबू लोग मेरा y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। y एक्सिस विल रिप्रेजेंट द प्राइस डिनोटेड बाय p, x axis will represent the demand denoted by q. So what will happen, let us say अगर प्राइस OP है then demand will be OQ, ऐसा मान के चलो। ये एट OP प्राइस हमारा डिमांड कितना है, OQ। बनाने का टेक्निक देखो कि मैं किस तरह से ग्राफ को बना रहा हूं, बहुत इजीएस्ट वे है। OP प्राइस पे OQ हो गया, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब यहां से ये दोनों जहां से मीट कर रहा है, मैं यहां से एक डिमांड कर्व बना दिया, दिस इज DD, दिस इज माय ओरिजिनल डिमांड कर्व। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, योर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रहता है, लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो जाता है। अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें कुछ चेंजेस आता है, और उस चेंज के कारण तुम्हारा जो डिमांड है अभी OQ, वो बढ़ के OQ1 हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो OQ से मैं इसको OQ1 में ले आया। अब ये प्राइस तो कांस्टेंट है, मेरा OP है, अब ये है OQ1, तो दोनों कहां पे मीट कर रहा है, ये देखो यहां मीट कर रहा है। अब दोनों को मैं यहां पे ऐसे मिला देता हूं, यहां से ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं नीचे। अब यहां से एक नया कर्व हमारा बन जाता है, जिसका नाम मैं D1 रखता हूं, और यहां से एक एरो दे देता हूं। तो यहां पे हो क्या रहा है, मेरा जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स राइट, और एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो रहा है D1। गॉट इट? वही मैंने यहां लिखा है, डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, दिस इज क्लियर। सो यू हैव स्टडीड अबाउट राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब मैं आता हूं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, आपको समझाता हूं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट जैसा कि मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। किस किस सिचुएशंस में ये अराइज होता है, आइए सीख लेता हूं। इसमें भी क्या रहता है, सिमिलैरिटी देखना, इसमें भी प्राइस क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। नंबर 2, अदर फैक्टर्स, जैसा कि इसमें था इसमें भी वही आएगा, अदर फैक्टर्स चेंज, अदर फैक्टर्स में चेंज आ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, डिमांड कर्व
शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, और यहां पे आ जाएगा डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। देखिए कितना आसान है, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। अब आइए इसको ग्राफिकली समझते हैं। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ये मैंने ओरिजिनल प्राइस ड्रॉ किया ओपी, और उस प्राइस पे हमारा डिमांड है लेटर से ओक्यू। यहां से मैं एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज डीडी। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। तो अदर फैक्टर्स में चेंज के कारण जैसे यहां पे डिमांड बढ़ गया था, यहां पे डिमांड घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर्स में मैं एक फैक्टर लेता हूं फैशन, ठीक है। इस केस में वो कमोडिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैं कर्व बना रहा हूं, वो कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। प्राइस उसका उतना ही है पर वो आउट ऑफ फैशन हो गया। व्हाट विल हैपन, इट्स डिमांड विल फॉल। तो डिमांड फॉल करके OQ से कहां आ गया, OQ1 में आ गया। अब ये P के साथ देखो इस जगह मीट कर रहा है। अब यहां से आपको एक नया डिमांड कर्व मिल गया D1, और यहां से एक एरो दे दो, एरो विल इंडिकेट दैट डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये हम लोगों ने सीखा अबाउट शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें डिमांड इंक्रीज होता है और डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसमें डिमांड डिक्रीज होता है और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। गॉट इट? अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा अबाउट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी why demand curve slopes downward, why does law of demand operate। अगर आपको हमारा क्लासेस पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपके डाउट्स को कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट में आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एंड आई विल सेंड द PDF फॉर्मेट ऑफ द नोट्स। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।